प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन के खुफिया बंकरों की, जो बरसों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहे और जब खोले गए तो उनके अंदर का मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह सिर्फ दीवारों और कंक्रीट ईंटों का ढांचा नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जो सद्दाम की सोच, उसका खौफ और घमंड की मुकम्मल अक्कासी थी। मगर सवाल यह है कि आखिर सद्दाम ने ये बंकर क्यों बनाए थे? क्या वे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए थे या उनके अंदर ऐसे राज छुपे थे जो पूरी दुनिया को हिला सकते थे? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सद्दाम हुसैन की उस हुकूमत की जिसकी बुनियाद ही खौफ और रोमांच पर कायम थी। इराक की सरजमीन उसके दौर में एक ऐसे कैद खाने की मानिंद बन गई थी जहां हर आवाज दबा दी जाती थी और हर मुखालिफ को सबक सिखाया जाता था। सद्दाम ने अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए अपने सबसे करीबी साथियों पर भी भरोसा नहीं किया। उसने इब्राहिम, फासिलों और बाथ पार्टी के अंदर अपने वफादारों को छिपा कर रखा ताकि कोई भी उसके खिलाफ साजिश न कर सके। उसके सामने जो भी खड़ा हुआ या तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा या हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सद्दाम के जहन में यह बात हमेशा रही कि वह खुद भी पूरी तरह महफूज नहीं है। उन्होंने इराक की तारीख का गहराई से आकलन किया था, जहां हर हुक्मरान का अंजाम या तो स्याह होता था या जिल्लत के साथ वक्त गुजरता था। यही वजह थी कि सद्दाम ने अपनी हिफाजत के लिए जमीन के नीचे पनाहगाहों, बंकरों का सहारा लिया। उसके सबसे नजदीकी लोगों की वफादारी भी सिर्फ वक्ती साबित होती थी, लेकिन उसके खुफिया बंकर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और स्टील के दरवाजे उसकी जान बचाने के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। इसी सोच ने सद्दाम हुसैन को दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक खुफिया बंकरों की तामीर करने पर मजबूर कर दिया। इन बंकरों का निर्माण आम इंजीनियर्स का काम नहीं था। ये खालिस फौजी तकनीक और खास सुरक्षा प्रबंधों के साथ बनाए गए थे। इनमें स्टील के दरवाजे, मजबूत कंक्रीट और आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम शामिल थे। 1991 की खाड़ी जंग, गल्फ वॉर के बाद जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर बमबारी की और सरकारी संस्थाएं कुछ ही दिनों में मलबे का ढेर बन गईं, सद्दाम का डर और भी बढ़ गया। उसने और भी नए बंकरों के निर्माण का आदेश दिया। जानकारों के अनुसार 90 के दशक तक इराक में 80 से ज्यादा ऐसे स्थान बन चुके थे जिनके नीचे गुप्त पनाहगाहें मौजूद थीं। ये सिर्फ उसकी जान बचाने की जगह नहीं थी, बल्कि विरोधियों के लिए यह एक सीधा पैगाम था कि कांटेदार बगदाद की छावनी में चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी हुकूमत जमीन के नीचे जिंदा रहेगी। इस सब के बीच आम लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे, मगर सद्दाम के लिए सबसे अहम चीज थी खुद की हिफाजत। इसी वजह से उसने अपने महलों के नीचे एक ऐसी दुनिया तामीर की जो जमीन के ऊपर के इराक से बिल्कुल अलग थी। सन 2003 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला किया। रात के अंधेरे में आकाश मिसाइलों और बमबारी से जगमगा उठा। अमेरिकी क्रूज मिसाइलें और बम लगातार सरकारी इमारतों, फौजी ठिकानों और लक्ष्य केंद्रों पर गिरने लगे। सिर्फ कुछ ही दिनों में इराक की रक्षा सेनाएं टूट गईं और फौजी यूनिट्स ने एक एक करके हथियार डाल दिए। इस दौरान सद्दाम हुसैन बार बार सरकारी टीवी पर नजर आते रहे। फौजदारी बयानों में उन्होंने कौम को यह तसल्ली दी कि हम दुश्मनों को हर हाल में हरा देंगे, लेकिन असलियत ये थी कि दुश्मन पहले ही बगदाद के दरवाजे तक पहुंच चुका था। अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी टैंक बगदाद की सड़कों पर दौड़ रहे थे और 9 अप्रैल को पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा कि फिरदौस स्क्वायर में सद्दाम हुसैन का वो मुजस्समा गिरा दिया गया जो ताकत और दबदबे की सबसे बड़ी निशानी माना जाता था। अब वह मूर्ति जमीन पर गिरी थी और लोग उस पर अपना सामान रख रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, सद्दाम कहां है? क्या उसे मार दिया गया या वो कहीं भाग निकला? जब अमेरिकी फौजियों ने महलों की तलाशी ली तो पता चला असल रहस्य सुनहरी हाल और चमकते झूमरों में नहीं, बल्कि महलों के नीचे मौजूद था। सामानों के नीचे छुपे अदृश्य रास्ते, छिपे हुए दरवाजे और सुरंगें फौजियों को एक ऐसी रहस्यमय दुनिया की ओर ले जा रहे थे जो जमीन के नीचे आबाद थी। यहां फौजियों ने देखा कि सद्दाम ने अपनी हिफाजत के लिए किस हद तक तैयारियां कर रखी थीं। भारी स्टील के दरवाजे, कई फुट मोटा कंक्रीट और हवा साफ करने के लिए मॉडर्न एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, ताकि अगर जमीन पर केमिकल या बायोलॉजिकल हमला हो भी जाए तो अंदर के लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें। कुछ डॉक्यूमेंट्री सबूतों में हाईटेक कंट्रोल पैनल और सुरक्षा के जदीद इंतजाम भी दिखे, जिन्हें देखकर अमेरिकी इंजीनियर्स भी हैरान रह गए। कई फुट मोटे कंक्रीट की दीवारें और हवा साफ करने के लिए जदीद एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम। यह सब इस बात का पक्का सबूत था कि सद्दाम को अपनी सलामती के लिए अपनी ही आवाम से ज्यादा लोहे और टेक्नोलॉजी पर भरोसा था। इन बंकरों में जब फौजी पहुंचे तो उन्हें साफ हो गया कि यह कोई आम जमीन के नीचे कमरा नहीं, बल्कि सद्दाम की तैयार की गई एक गुप्तचरी सल्तनत थी जिसे आम बम या मिसाइल से भी नुकसान नहीं पहुंच सकता था। कॉरिडोर लंबे और अंधेरे थे,
ऐसा लगता था जैसे यह खत्म ही नहीं होंगे। फौजियों ने बताया कि बंकरों के अंदर आधुनिक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगे थे, ताकि अगर जमीन पर केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक हो भी जाए तो अंदर मौजूद लोग सुरक्षित रहें। कुछ डॉक्यूमेंट में कंट्रोल पैनल और मॉडर्न सिस्टम के सबूत भी मिले, जैसे ही कमांड सेंटर जैसी एक छुपी हुई जगह मिली। यह सब देखकर अमेरिकी इंजीनियर्स भी हैरान रह गए कि एक हुक्मरान अपनी हिफाजत के लिए कहां तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरतअंगेज बात यह थी कि ये बंकर सिर्फ फौजी इस्तेमाल के लिए ही नहीं बनाए गए थे। वहां फर्नीचर और दूसरी तमाम सुविधाएं भी थीं, जिससे ये किसी आरामगाह जैसे भी लगते थे। फौजियों ने बताया कि कई गुप्त कमरों में डॉलर के बंडल, महंगी धातुओं की सलाखें और कीमती सामान छिपाया गया था। ऊपर जमीन पर आवाम गरीबी और भूख से जूझ रही थी, लेकिन जमीन के भीतर सद्दाम अपनी जायदाद और हिफाजत सहेज रहा था। फौजियों को देखकर साफ हो गया कि यह बंकर सिर्फ एक तानाशाह के डर की नहीं, बल्कि उसकी लालसा और ऐशो आराम की भी मिसाल है। जब फौजियों ने और अंदर का मुआयना किया तो कुछ जगहें ऐसी भी मिली जो बिल्कुल खाली, ठंडी और सुनसान थीं। न फर्नीचर, न सजावट, बस लोहे की सलाखें और मोटे शीशे, जो बताती थीं कि ये आम कमरे नहीं बल्कि निगरानी और गुप्त जेल जैसी जगहें थीं। इंसानी हुकूक की तंजीम ने पहले ही यह दावा किया था कि सद्दाम के दौर में लोगों को गुप्त जेलों में डालकर जासूसी और तशद्दुद किया जाता था। अब इन बंकरों को देखकर यह शक और गहरा हो गया कि उन्हीं तहखानों में ऐसे गुनाह हुए होंगे जो दुनिया की नजरों से हमेशा छुपे रहे। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार, AK-47 राइफल, गोला बारूद और विस्फोटक मिले। इससे साफ जाहिर हो गया कि सद्दाम ने आखिरी जंग के लिए हर तरह की तैयारी कर रखी थी। कुछ हिस्सों में महंगी शराब और कीमती सजावटी सामान भी छुपाए गए थे। यह सब उस वक्त जमा किया गया जब आम इराकी जनता के पास खाना और इलाज करवाने की दवा तक मयसर नहीं थी। यह पूरा मंजर इराक के उस पत्थर जैसे हकीकत को बयान करता था। ऊपर जमीन पर लोग भूख और गरीबी झेल रहे थे, मगर जमीन के नीचे सद्दाम अपने हथियार और शाही ऐशो आराम में डूबा था। उसे ऐसा लगता था कि भले ही ऊपर दुनिया टूट जाए, लेकिन उसकी सल्तनत हमेशा जमीन के नीचे जिंदा रहेगी। इन्हीं हालात में दिसंबर 2003 में एक खुफिया ऑपरेशन शुरू हुआ। इसे ऑपरेशन रेड डॉन नाम दिया गया था। यह ऑपरेशन सद्दाम के पैतृक इलाके तक पहुंच गया, जहां सूचना मिली थी कि वह अपने वफादार साथियों के साथ छुपा हुआ है। फौजियों ने एक फार्म हाउस को घेरा और वहां की जबरदस्त तलाशी शुरू की। पहले तो घर के फ्लैट्स और उनके निचले ढांचे की छानबीन हुई, लेकिन सद्दाम का कुछ पता नहीं चला। फिर अचानक एक फौजी की नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी, खूबसूरती से छुपाई गई सुरंग पर गई। ऊपर से मिट्टी और लकड़ी की राख डाली गई थी ताकि वह देखने में आम खेत का हिस्सा लगे। जब उसे हटाया गया तो अंदर एक तंग गड्ढा नजर आया, सिर्फ 8 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा। उसके भीतर एक पंखा और रंगीन पाइप लगा हुआ था, जिससे हवा अंदर जा सके। जब फौजियों ने सुरंग के भीतर प्रवेश किया, वहीं छिपा हुआ था वही शख्स जो कभी इराक का अमीर यानी हुक्मरान था, सद्दाम हुसैन। फौजियों के मुताबिक उसके हाथ में एक पिस्तौल और थोड़ी नकदी थी, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। ऊपर से जब फौजियों ने आवाज दी तो उसने खुद कहा, मैं सद्दाम हुसैन हूं, इराक का सदर हूं और मैं बात करना चाहता हूं। इसी के साथ सद्दाम का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऊपर जमीन पर जनता भूख और गरीबी में जूझ रही थी, मगर जमीन के नीचे सद्दाम अपने ऐश और आराम और सलामती के ख्वाबों में डूबा था। उसकी सोच यही थी कि अगर ऊपर की दुनिया खत्म भी हो जाए तो उसकी बनी सल्तनत जमीन के नीचे जिंदा रह जाएगी। जो भी जानकारी हमने बताई है, यह अमेरिकी खुफिया एजेंसी और मौजूदा इराकी हुकूमत की तरफ से ली गई है। उस वक्त क्या सच्चाई थी, यह तो अल्लाह ही जानता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।